सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही मार्मिक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है चीफ की दावत। और ये कहानी उस वक्त की है जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था और इसके लेखक हैं, सुप्रसिद्ध लेखक हैं भीष्म साहनी। बहुत ही अच्छे लेखक, बहुत ही अच्छे इंसान और ख़ास करके भारतीय संस्कृति के जड़ों को समझने वाले एक बहुत महान मानव। इन्होंने इस कहानी में बताया है कि माँ जो अपने आप में पूरी दुनिया को समेटे हुए है। मैं आपको इनके मुख्य पात्रों के नाम लिखकर बताती हूँ कि भीष्म साहनी ने इस कहानी में हमें क्या बताया है। इनके मुख्य पात्र लिख रही हूँ। माँ। दुनिया के सभी रिश्तों से माँ का स्तर बहुत ऊंचा होता है क्योंकि हम सब अपनी माँ से बाकी के दुनिया के रिश्तों से 9 महीने ज़्यादा जुड़े होते हैं। लेकिन आज की विडंबना ये है कि आधुनिक संस्कारी बच्चे माँ की उपयोगिता, माँ की ममता, माँ का त्याग सब कुछ भूल बैठते हैं और इतना ज़्यादा अंतर्मुखी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं कि माँ जब बूढ़ी हो जाती हैं तो माँ को हम बेकार और फटे हुए पुराने सामान की तरह व्यवहार में लाते हैं। ये कहानी में दर्शाते हैं कि माँ किस तरह बूढ़ी हो चुकी हैं और बूढ़ी माँ को किस तरह मिस्टर श्यामनाथ अपने घर की बेकार वस्तु समझते हैं। इस कहानी में ये भी दर्शाया गया है कि मिस्टर श्यामनाथ और उनकी पत्नी दोनों अपने आप को आधुनिक समझते हैं और इसमें जो चीफ है वो अंग्रेज़ हैं और ये आपके पात्र हैं मिस्टर श्यामनाथ बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट हैं, बहुत ही अवसरवादी हैं और उनकी पत्नी उनके नक्शे कदम का अनुकरण करती हैं और माँ बहुत ही सीधी सादी 80 साल की महिला हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को देखा है और उनकी पूरी दुनिया उनके बेटे में सिमट जाती है। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। सुबह का समय है, पति पत्नी बहुत व्यस्त हैं। मिस्टर और मिसेस श्यामनाथ दोनों घर के अस्त व्यस्त के सामानों को व्यस्त करने में लगे हैं। घर के सारे पुराने फटे सब बेकार के सामान पलंग के नीचे, सोफे के नीचे, अलमारी के पीछे छिपा दिए गए। पूरा घर सजा है, सब कुछ उन्होंने एक नज़र देखी। डाइनिंग टेबल पे सब कुछ सजा है, सोफ़ा सेट के कवर बदल दिए गए हैं, पर्दे बदल दिए गए हैं और घर पूरी तरह से नई नवेली दुल्हन की तरह चमक रही है। पर वहाँ एक प्रश्न सूचक चिन्ह है, माँ का क्या होगा। तीसरी जो किरदार है इस कहानी की माँ है और दोनों पति पत्नी का एक प्रश्न है उनके मन में कि माँ का क्या होगा, क्योंकि माँ फैशनेबल नहीं है, माँ को अंग्रेज़ी नहीं आती है, माँ बूढ़ी हैं और माँ हो सकता है कि उनके पदोन्नति में रुकावट का सामान बन सकती है। क्योंकि मिस्टर और मिसेस श्यामनाथ चीफ को अपने घर के बात के लिए घर पर इसीलिए बुला रहे हैं कि चीफ को प्रसन्न कर पाएँ, उनकी खातिरदारी करें, उनकी सेवा करें, उनके फेवरेट ड्रिंक्स पिलाएं, उनको बहुत अच्छे खाने खिलाएं और चीफ खुश हों और उन्हें प्रमोशन मिले। लेकिन उन दोनों को लगता है कि प्रमोशन के बीच में माँ एक कांटा है और इस कांटे को कैसे उखाड़ के फेंका जाए ये दोनों योजना बनाते हैं। तो अब यहाँ पर योजना बनाते समय माँ के लिए मिसेस श्यामनाथ कहती हैं कि इन्हें पड़ोसन के पास भेज देते हैं जो माँ की दोस्त हैं, वहीं वो रहेंगी रात भर और फिर सुबह आ जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। पर मिस्टर श्यामनाथ चाहते हैं कि माँ वहाँ ना जाए क्योंकि जो पड़ोसन है वो माँ की जो सहेली हैं उनसे मिस्टर श्यामनाथ बहुत चिढ़ते हैं और इस तरह से दूसरा उपाय किया गया और दूसरा उपाय ये था कि माँ को उनके दरवाजे में रखा जाए, उनके कमरे में रखा जाए, दरवाज़ा बंद किया
और दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया जाए। लेकिन मिसेस श्यामनाथ की समस्या ये है कि माँ खुर्राटे लेती हैं, स्नोरिंग करती हैं और उनके खुर्राटे बहुत तेज़ होते हैं, और बंद कमरे में से अगर खुर्राटे की आवाज़ आती है तो चीफ और सभी लोग जो मेहमान हैं पता नहीं क्या सोचेंगे। दूसरी योजना भी उनकी समझ में नहीं आई। मिस्टर श्यामनाथ ने अपनी पत्नी को ताना दिया और कहा कि माँ भली भांति अपने मामा के पास जा रही थी, लेकिन तुमने अच्छी बहू होने का नाटक किया और माँ को तुमने जाने नहीं दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। और इस तरह पति पत्नी में थोड़ा सा नोकझोंक होता है, और उसके बाद तीसरी और अंतिम सुझाव को दोनों मन से मानते हैं, और वो सुझाव ये था कि माँ को बताया जाए कि माँ कैसे बैठेंगी, माँ किस तरह से अगर चीफ आ जाते हैं तो कैसे जो है उनसे व्यवहार करेंगी और माँ कैसे बात करेंगी। और इसके बाद दोनों पति पत्नी चीफ के स्वागत की तैयारी करने लगे। ये चीफ एक अंग्रेज हैं और श्यामनाथ के बॉस हैं, और इनके साथ भारत की कई महिलाएं, श्यामनाथ के बहुत सारे कलीग्स, बहुत सारे सहकर्मी, कम से कम 15-16 लोग आने वाले थे। शाम हुई, श्यामनाथ के दोस्त आए और माँ का दिल धड़क रहा है। माँ कभी रोती हैं, कभी जो है परेशान हो रही हैं, और कभी 33 करोड़ देवी देवताओं की से मन्नत मांग रही हैं कि उनका बेटा सफलता प्राप्त करे। और इस बीच श्यामनाथ अपनी माँ से मिलने जाते हैं। माँ के पास जाकर के कहते हैं कि माँ, मेरे घर चीफ आने वाले हैं, तुम्हारे पास अगर अच्छी चूड़ियाँ हो तो पहन लेना, अच्छे कपड़े हो तो पहन लेना, और सोना मत। और इसके बाद वो मुआयना करते हैं कि माँ कैसे और कहाँ बैठे, और इस तरह से उन्होंने माँ को एक कुर्सी पर बिठाया, बाकायदा उस माँ को जो माँ ने, जिस माँ की उंगली पकड़ करके उन्होंने चलना सीखा था। वो लड़का श्यामनाथ अपनी माँ को बताता है कि कुर्सी पे कैसे बैठना है। कुर्सी रखता है, माँ को बताता है और कहता है कि माँ, पैर नीचे करके बैठना, पैर कुर्सी पर मत रखना, और तुम्हारे सिर के बाल बहुत कम हैं, अच्छा नहीं लगता है, सिर पे पल्ला लेके रहना, ऊँघना मत, सोना मत, और अगर साहब यहाँ से गुजरे तो उनसे ठीक ढंग से बातें करना। माँ ने कहा कि बेटा, मेरे पास सोने की चूड़ियाँ नहीं, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में सारा सोना बेच दिया था। श्यामनाथ को फिर गुस्सा आ जाता है, और श्यामनाथ कहते हैं कि माँ, तुमने चूड़ियाँ बेची हैं तो मैं भी कुछ बनकर निकला हूँ, बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरा सम्मान है, मान है, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ा आदमी है। और ये कह करके माँ को उन्होंने सारे निर्देश दिए, निश्चिंत हो गए, लेकिन मन में कहीं न कहीं डर बना हुआ है कि माँ पता नहीं किस तरह से चीफ से व्यवहार करेगी। शाम हुई, साहब आए, पार्टी शुरू हुई, ड्रिंक शुरू हुआ साहब, और इस तरह से काफ़ी रात बीत गई, और माँ परेशान है, माँ कुर्सी पर बैठी हैं, और बैठे बैठे पता नहीं कैसे उनको नींद लग गई, और उन्होंने एक पैर कुर्सी पर रख लिया, एक पैर नीचे है, उनके सिर पे से पल्ला हट गया, और उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है, माला जप रही है, और उनके मुंह से लार टपक रही है, और वो स्नोर कर रही हैं, खुर्राटे ले रही हैं, और उनका सिर इस तरह से ऐसे झूल रहा है। और ये दृश्य चीफ और उनके साथ सभी लोगों ने देखा, और जैसे ही देखा उनको बड़ी हंसी आई, और सभी के हंसने से उनकी तंद्रा टूट गई। माँ एकदम से हड़बड़ा करके उठ खड़ी हुई, और सामने देखा तो उनको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि बेटे ने निर्देश दिए थे कि कुर्सी के ऊपर पैर नहीं रखना है, सिर पे से पल्ला नहीं हटना है, सोना नहीं है, खुर्राटे नहीं लेना है, लेकिन इन्होंने ये सारे काम किए। और इसके बाद माँ एकदम से घबरा गई, और अंग्रेज़ों को देख करके उनको बहुत डर लगता था, और सामने चीफ मुस्कुरा रहे हैं, और उन्होंने कहा, पुअर लेडी, पुअर डियर। श्यामनाथ को उस वक्त एक बेटे की मानसिकता के बारे में आप लोग सुनिए कि बेटा उस वक्त उसके मन में चल रहा है कि अगर उसका बस चले तो माँ को ऐसे ही उठा के बाहर फेंक दे,
क्योंकि माँ ने उसके निर्देश को नहीं सुना। माँ ने उसकी एक बात नहीं सुनी। माँ ने वही सब किया जो करने के लिए मना किया गया था। और अब उन्होंने सोच लिया मिस्टर श्यामनाथ ने कि मेरी पदोन्नति, मेरा प्रमोशन गया, और इन सब की जिम्मेदार उनकी माँ है। बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। और इसी बीच चीफ ने कमान संभाली, सामने आए और माँ से हाथ मिलाया। हाउ डू यू डू? माँ घबरा गई, उनके हाथ ओढ़नी से बाहर नहीं निकले। तो चीफ श्यामनाथ ने कहा कि माँ, चीफ आपसे हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिलाओ। बड़े मुश्किल से लेफ्ट हैंड बाहर निकाला और डर रही थी। श्यामनाथ वहाँ बहुत ही चिढ़ कर कहते हैं कि माँ, तुम्हें तो पता है ना, दाहिना हाथ मिलाते हैं, हाथ निकालो और वहाँ चीफ से हाथ मिलाओ। इस वाक्य में एक बेटे की ममता से ज़्यादा आदेश था, क्योंकि चीफ अंग्रेज हैं और माँ को अंग्रेजी सभ्यता आती है। इसके बाद चीफ ने कहा कि कोई बात नहीं, और उन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्ते किया। माहौल थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। माँ रोने पर थी, लेकिन चीफ ने कहा कि मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, माँ बहुत प्यारी हैं। अब इतना सुनने के बाद चीफ और उनकी पत्नी को थोड़ी शांति मिली कि मामला गड़बड़ नहीं हुआ है। चीफ वहाँ बैठ जाते हैं, माँ से बातें करते हैं। माँ को अंग्रेज़ी नहीं आती है और चीफ को हिंदी नहीं आती है, लेकिन दोनों ने अपने अपने भावनाओं को एक दूसरे के प्रति प्रकट किया। माँ को समझ में आया कि चीफ इतना प्यारा बेटा है कि उसकी भावनाओं को हम तक पहुँचने के लिए किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है। और चीफ को ये समझ में आया कि माँ फैशनेबल नहीं है, माँ को अंग्रेज़ी नहीं आती है, माँ दिखने में सुंदर नहीं है, माँ के बाल सुंदर नहीं है, पर माँ का मन विशाल है, माँ बहुत सुंदर है। और इसके बाद चीफ ने फरमाइश की और कहा कि मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है, गांव के लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो माँ को कहिए ना कि कोई गाना सुना दें। यहाँ पर चीफ ने एक बेटा बनकर नहीं, एक आदेशात्मक स्वर में कहा कि माँ, तुम्हें तो बहुत सारे गाने आते हैं, चीफ एक गाना सुनना चाहते हैं, तो मैंने गाना सुना था। माँ हड़बड़ा गई है, माँ की आंखों में आंसू हैं जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, माँ का मन रो रहा है, और माँ इस उम्मीद से बैठी हुई है कि ये वक्त कब गुजर जाए और कब वो अपने कमरे में जाए। माँ ने लड़खड़ाते हुए कहा, बेटा मुझे गाना नहीं आता। इसके बाद श्यामनाथ ने आदेश दिया और कहा, माँ गाना गाओ, और माँ ने गाना गाया। गाने के 2-3 शब्द इस प्रकार हैं, दो पत्ते अनारा दे, ये पंजाबी फोक सॉन्ग है। और माँ ने इस गाने को सुनाया और वहाँ पर बैठे सारे लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। माहौल बहुत अच्छा हो गया। श्यामनाथ को लग रहा था कि माँ ने काम नहीं बिगाड़ा, काम अभी बन रहा है। और इसके बाद चीफ ने एक और फरमाइश की और कहा कि वो पंजाब की दस्तकारी हैंडीक्राफ्ट को देखना चाहते हैं, और पंजाब के हैंडीक्राफ्ट को कहते हैं फुलकारी। पंजाब की औरतें फुलकारी बनाती हैं, और ये धागे और सुई की मदद से बनाया जाता है, और आजकल भी ये मिलता है। और ये वहाँ पर सभी लोग जो है आसानी से मेज पोश है, थाली पोश है, या फिर कर्टन है, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो चीफ की ख्वाहिश थी कि माँ के हाथों फुलकारी बनते हुए वो देखें। श्यामनाथ ने सोचा और कहा कि माँ फुलकारी बनाती हैं, पर मैं आपको बाज़ार से खरीद के लाकर दे दूँगा। चीफ ने कहा कि नहीं, मुझे माँ बनाते हुए दिखने चाहिए, और माँ के हाथ जब ऐसे फुलकारी पर चलेंगे, माँ जब फुलकारी बनाएंगी, तो मैं उस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। बाज़ार से तो मैं भी खरीद सकता हूँ। इसके बाद पार्टी चली, ड्रिंक ख़त्म हुआ, डिनर हुआ, और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। और इस तरह से 12 बजे से रात अधिक हो चुकी थी, और माँ अपने कमरे में जा चुकी थी। और माँ इतना रोई कि उनके आंसू नहीं थम रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने अपने बेटे की पदोन्नति में बाधा पहुंचाई है। उनकी वजह से बेटा पदोन्नति नहीं कर पाएगा, और माँ बहुत रो रही है, उनके आंसू नहीं थम रहे। और इतने में
अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है, इतने ज़ोर से कि माँ को लगा कि कोई शेर अगर सामने आ जाता तो शायद वो नहीं डरती, जितना डर उनको अपने ही जन्म दिए बेटे से लगा। बेटा आया और बेटे ने माँ ने सोचा कि शायद बेटा डांटने आया है, क्योंकि माँ बहुत सालों से अपने बेटे से सिर्फ डांट सुनी है। माँ ने कभी ये नहीं सुना कि माँ कैसी हो, माँ ने कभी ये नहीं सुना कि माँ तुम्हें कुछ चाहिए, माँ ने कभी ये नहीं सुना कि माँ मैं हूँ तुम्हारे लिए। माँ ने ये सब कुछ नहीं सुना और माँ इंतज़ार कर रही हैं कि बेटा मुझे डांटेगा, और वो बैठी है। इतने में जो माँ ने सोचा उस दृश्य को बदल दिया गया और माँ को गोदी में उठा करके श्यामनाथ ने गोदी में उठा लिया। छोटी सी माँ, प्यारी सी दुबली सी, गोदी में उठा लिया और कहा, माँ तुमने तो पार्टी में रंग डाल दिया, चीफ बहुत खुश होकर गया है, मुझे पदोन्नति देगा, बस माँ तुम उनके लिए फुलकारी बना देना, क्योंकि बॉस तुम्हें फुलकारी बनाते हुए देखना चाहते हैं। माँ की सांसों में सांस आई और माँ को लगा कि नहीं, उससे इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई है। उसने कहा कि बेटा पहली बार अच्छे से बात किया है, पता नहीं कितने सालों पहले माँ ने अच्छे से बात की थी, पर आज उनका बेटा उनके सामने है, प्यार से बात कर रहा है। माँ ने भी प्यार से कहा कि बेटा मेरी उम्र हो गई है, तुम दोनों अपना खाओ पियो, पूरी दुनिया तुम्हारी है, मुझे हरिद्वार भेज दो, चौथे पन में मुझे भगवान की भक्ति करनी है। और इतना सुनने के बाद श्यामनाथ ने अपनी माँ को लगभग पटक दिया और बिस्तर पे रख दिया, चारपाई पे रख दिया और कहा, माँ तुमने कौन सा राग छेड़ दिया? तुमको पता है ना कि चीफ क्या देखना चाहते हैं? चीफ को मालूम है कि तुम फुलकारी बनाती हो और चीफ चाहते हैं कि तुम उसे बिनो और वो तुम्हें बिनते हुए बनाते हुए देखें। तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा बेटा पदोन्नति प्राप्त करे, तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को सक्सेस मिले, सफलता मिले। माँ बड़े भोलेपन से कहती हैं कि मेरे फुलकारी बना देने से तुम्हारा बॉस खुश होगा। उन्होंने कहा हाँ, मेरे फुलकारी बना देने से तुम्हारी पदोन्नति होगी। उन्होंने कहा हाँ। माँ ने धीरे से कहा ठीक है बेटा, बना दूँगी। और इतना सुनने के बाद श्यामनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में कमरे से बाहर चले जाते हैं। ये हो गई यहाँ पर कहानी कंप्लीट, कहानी पूरी हुई, श्यामनाथ को पदोन्नति मिली। लेकिन इस बीच माँ की ममता का क्या? क्योंकि श्यामनाथ ने शुरू में और अंत में उन्होंने पहले माँ को बोझ समझा, बाद में जब माँ फुलकारी बनाने की बात करती हैं तो माँ उनके लिए अचानक जो है बहुत उपयोगी हो जाती है। और उपयोगी होने के बाद इस बीच श्यामनाथ ने पूरी कहानी में माँ से एक बार भी नहीं पूछा कि माँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, माँ तुम्हें कुछ चाहिए, माँ मेरी पदोन्नति होने वाली है और इसकी वजह तुम हो, तुमने मुझे जन्म दिया, तुमने मुझे पाला पोसा, तुमने जीने का कारण बनाया। ये सब बातें उन्होंने नहीं कही। तो ये कहानी आज के स्वार्थी बेटों की कहानी है जो माँ पिता को सिर्फ केवल आगे बढ़ने की सीढ़ी समझते हैं और जब आगे बढ़ जाते हैं तो वो सीढ़ी को काट करके, कुचल करके बिल्कुल दूसरे किनारे फेंक देना चाहते हैं। ये कहानी आधुनिक समाज के उन सभी बेटों के लिए है जो अपने माता पिता को केवल एक जरिया समझते हैं, केवल एक ऐसा जरिया जिसके माध्यम से वो आगे बढ़े। वो पिछली सीढ़ी, पिछले कर्तव्य, पिछली बातें सब कुछ भूल जाते हैं। कभी उनको ख्याल नहीं रहता कि माँ ने कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे, माँ ने कितने सारे बलिदान दिए होंगे, माँ ने क्या क्या नहीं किया होगा। इसी मुद्दे से रिलेटेड एक और कहानी मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ और वो कहानी जाती है ऐसे कि किस तरह से हम सब अपने माता पिता के कर्तव्यों को, अपने माता पिता के उत्तरदायित्वों को नहीं निभाते हैं और उनके सारे कुर्बानी, सारे जज्बात को अपने पैरों तले कुचल कर, रौंद कर अपनी दुनिया में बना लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत ऐसे है कि एक परिवार है जिसमें सिर्फ दो लोग हैं, एक कानी माँ, कानी मतलब जिसकी एक आँख हो, एक कानी माँ और एक बेटा। गरीब है
माँ जो है अपने ही बेटे के स्कूल के सामने एक टोकरे में छोटी सी माँ दुकान चलाती है और उस टोकरे में बेर, सेब, अमरूद ये सब चीज़ें होती हैं। और यहीं पर उस बेटे के मन में बहुत ज़्यादा अपनी माँ के लिए नफरत है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी माँ देखने में सुंदर नहीं है। उसकी माँ की एक आँख है, एक आँख नहीं है। और वो अपने माँ से कई बार कहता है कि माँ तुम मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो, मेरे दोस्त मुझे सताते हैं, चिढ़ाते हैं, तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत गंदी हो, तुम दिखने में ठीक नहीं हो, मत आना। पर माँ कहाँ जाए, क्योंकि स्कूल वालों ने उन्हें परमिशन दिया और कहा है कि स्कूल के सामने बैठ करके वो चने बटाने, फ्रूट्स बेच सकती हैं, कैसे अपने बच्चे का गुजारा करे। माँ ने उसकी बातें नहीं सुनी, लेकिन जब बच्चा बार बार कहने लगा तो माँ छिप छिप करके अपना गुजारा करने लगी, कहीं और जा करके फ्रूट्स बेचा और बच्चे को पाला पोसा, बच्चा बड़ा हुआ। बड़े होने के बाद से बच्चे ने एक दिन ये कह करके अलविदा किया और कहा कि माँ तुम मेरे लिए श्राप, तुम दिखने में बदसूरत हो, तुम मुझे कभी पसंद नहीं आई, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया से जा रहा हूँ। और इसके बाद ये लड़का चला गया, पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी मिली, शादी हुई, बच्चे हुए और बहुत सालों के बाद चीफ गेस्ट बन करके अपने उसी गांव में आया जिस गांव में उसने पढ़ाई की थी। और उस गांव में आने के बाद एक नज़र अपने घर पे डालनी चाहिए, जिस घर में उसने खेला, खाया, माँ को डांटा, माँ से नफरत किया। देखा कि उसके घर की दीवारें गिर चुकी हैं, बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा टिका हुआ है, खिड़की खुली है और उसने झांक करके देखा कि उसकी कानी माँ, वन आइड माँ कैसी है। देखा तो एक लेडी जो हड्डियों का ढांचा बन गई है, बिस्तर पर लेटी हुई है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं और उसके सामने एक कागज़ का मुड़ा तोड़ा टुकड़ा है। अब इसको इतना तो समझ में आ गया था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। गया, दरवाज़ा खोला, गया, देखा माँ जा चुकी है, लेकिन अभी इस वक्त भी उसके मन में माँ के लिए ममता नहीं फूटी। उसने सोचा थैंक गॉड बला टली, बदसूरत माँ इस दुनिया में नहीं है। और फिर अचानक उसे कागज़ का टुकड़ा दिखा, पढ़ा और इसमें लिखा था कि बेटा हमेशा तुमने मुझसे नफरत की, मेरी इस एक आँख के लिए तुमने मुझे ताने मारे, लेकिन मैंने तुम्हें कारण नहीं बताया। कारण ये था कि जब तुम छोटे थे, गिर गए थे और तुम्हारी एक आँख फूट गई थी, मैंने अपनी आँख दे करके तुम्हें सुंदर बनाया, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलती तो शायद तुम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। कभी अगर ये चिट्ठी मुझे तुम्हें मिली, मेरी चिट्ठी अगर तुम तक पहुँची, तो इतना करना कि मुझसे नफरत मत करना, क्योंकि मेरी एक आँख मैंने तुम्हें दी है। ये कहानी बहुत ही भावुक है, बहुत ही भावनाओं को हिंडोल देने वाला है, भावनाओं को उद्वेलित करने वाला है। लेकिन हम सब ये बात भूल जाते हैं कि कई सारे सैक्रिफाइसेस, कई सारे बलिदान हमें नहीं पता होते, क्योंकि हमारे माता पिता हमें नहीं बताते। हमें पता ही नहीं लगता है कि कितने सारे बलिदान उन्होंने हमारे लिए किए हैं, कभी शायद पता भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं दर्शक दीर्घा से या पाठक वर्ग से या मेरे विद्यार्थियों से या अपने आप से हमें वचन लेना चाहिए कि हमें माता पिता के अपीयरेंस पे, लुक्स पर, उनके आर्थिक परिस्थितियों पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ है। तो ये कहानी आप विशेषता में लिख सकते हैं और चीफ की दावत में माँ की पीड़ा को हम उजागर कर सकते हैं, माँ की पीड़ा को देख सकते हैं और इससे शिक्षा ले सकते हैं कि इतना अंतर्मुखी बनना और इतनी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड बनना, सिर्फ अपने बारे में सोचना हमारे सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे इस संस्कृति प्रधान देश के लिए कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि बच्चे जीवन का भविष्य होते हैं, बच्चे अपने माता पिता के लिए पूरी दुनिया होते हैं और ऐसे बच्चे अगर उनकी दुनिया को इस तरह से आग लगा दें तो कहाँ जाएंगे बूढ़े। और ये कटु सत्य है कि आज वो बूढ़े हैं, कल हम होंगे और परसों तुम लोग होगे। परिस्थितियाँ एक जैसी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शक्ति का प्रदर्शन जब हम शक्तिशाली हों तब करें। शक्ति का प्रदर्शन तब करें जब हम बहुत कमज़ोर हों,
इस कहानी में माँ ने कभी भी एक पल के लिए भी अपने बेटे को नहीं डांटा, मन में भी नहीं सोचा कि उनके बेटे का बुरा हो। मन में हमेशा यही चाही कि उनके साथ कुछ भी हो, उनका बेटा, नालायक बेटा तरक्की करे, उसका प्रमोशन हो और ये कभी उसके रास्ते में ना आए। और उन्होंने अपनी पूरी दुनिया अपने नालायक बेटे के लिए समर्पित कर दी। धन्यवाद।